अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप शेयर करना ना भूलें। आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि आप जेलॉट्सो के नए-नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 अप्रैल 2019 को वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये डिक्लेयर किया कि उन्होंने एक ब्लैक होल का पहला इमेज सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों को ये इमेज रिसीव करने के लिए 10 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे वैज्ञानिकों ने ये इमेज हासिल की, तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में सब डिस्कशन किया है। जिन लोगों को ब्लैक होल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उनके लिए बता दें कि ब्लैक होल के 2 पार्ट होते हैं। एक ब्लैक होल का सेंटर पार्ट, जो कि बहुत ब्लैक होता है, जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। उस ब्लैक सर्किल के चारों तरफ एक चमकता हुआ डिस्क होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। उसको इवेंट होराइजन कहते हैं। यही वह पार्ट है जो हमें चमकता हुआ आसमान में दिखाई देता है जब ब्लैक। तो आप ये समझ सकते हैं कि साइंटिस्टों ने जो इमेज हमें दिखाई है, वो दरअसल इवेंट होराइजन की है, और ब्लैक सर्किल जो दिख रहा है इस इमेज में, वो रियल ब्लैक होल है। तो हम रियल ब्लैक होल की पिक्चर कभी नहीं ले सकते, क्योंकि लाइट भी उससे बाहर नहीं आ सकती। तो हम सिर्फ इवेंट होराइजन को देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि ये ब्लैक होल है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लैक होल क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। ब्लैक होल कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आइंस्टीन ने दिखाया था, जब उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया था। उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहली बार ये बताया था कि ब्रह्मांड में एक ऐसा चीज होगी जिसका ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी, जिसके आकार में, छोटे से आकार में इतना ज्यादा मास और ग्रेविटी होगा कि वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन क्योंकि उस समय हमारे पास इतने हाई क्लास टेलीस्कोप नहीं थे, इसलिए ब्लैक होल का कोई भी पिक्चर नहीं लिया जा सका। पिछले 100 सालों में लगभग बहुत सारे साइंटिस्टों ने ब्लैक होल के बारे में नई-नई थ्योरी दी और कई सारे थ्योरेटिकल पिक्चर प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हो सके थे उसकी इमेज लेने में। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लैक होल हमारी धरती से बहुत ज़्यादा दूर है। आप सब भी जानते होंगे, ब्लैक होल की रिसर्च में जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान है आइंस्टीन के बाद, वो है हमारे ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग। इन्होंने 30 से 35 साल तक लगातार ब्लैक होल पर काम किया और बहुत सारी थ्योरीज भी दी। अगर आप डिटेल में इनकी थ्योरीज को जानना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लैक होल आखिर में बनते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। अगर एक लाइन में हम बोलना चाहें कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं, तो एक लाइन में उसका आंसर होगा कि ब्लैक होल तब बनते हैं जब स्टार की डेथ होती है। जब भी किसी तारे की डेथ होती है, तब वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जानना होगा कि हर कोई तारा ब्लैक होल नहीं बनता। सिर्फ ऐसे ही तारे ब्लैक होल बनते हैं जिनका मास हमारे सूर्य के कई करोड़ गुना ज़्यादा होता है। आइए डिटेल में समझते हैं कि एक ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन के प्रिंसिपल से, किसी ग्रह का भार जितना ज़्यादा होता है, उसमें ग्रेविटी उतनी ज़्यादा ही होती है। इसी तरह अगर किसी तारे का भार जितना ज़्यादा होता है, उसकी ग्रेविटी उसके सेंटर की ओर उसको खींचती है। ये फोर्स लगातार लगता रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर सेंटर ग्रेविटी की वजह से उसको खींचता रहता है सतह को, तो सतह सेंटर में क्यों नहीं चला जाता? इसका आंसर ये है, क्योंकि सेंटर पे भी एक फोर्स होता है जो कि बाहर की तरफ लगता है। इसे फ्यूजन फोर्स कहते हैं। हम आगे जानेंगे ये फ्यूजन फोर्स कहाँ से पैदा होता है और क्यों पैदा होता है। आइए जानते हैं। ये फ्यूजन फोर्स आता है रेडियो एक्टिव फ्यूजन की वजह से। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में हर एक पदार्थ हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसी तरह तारे का सेंटर भी हाइड्रोजन से बना हुआ है। क्योंकि तारे का सेंटर हाइड्रोजन से बना हुआ है और हाइड्रोजन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो यह हाइड्रोजन रेडियो एक्टिवेट होकर हीलियम में कन्वर्ट होता है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और आप सब जानते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी
पैदा होती है। यहाँ तक कि आपको पता होगा, हमारा सूर्य में मेन एनर्जी इसी हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन से क्रिएट होती है। तारे के सेंटर में ये फ्यूजन प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और उसकी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है। फिर हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होता है, कार्बन नियॉन में कन्वर्ट होता है। इसी तरह फाइनली कन्वर्ट होते होते हाइड्रोजन आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जितनी भी हाइड्रोजन बची है तारे के सेंटर में, एक दिन ऐसा आता है वो सारा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। सो जब तक ये फ्यूजन प्रक्रिया चलती रहती है तब तक लगातार एनर्जी क्रिएट होती रहती है, और यही एनर्जी है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन फोर्स को क्रिएट करती है। और यही न्यूक्लियर फ्यूजन फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ खींचता है, जो कि ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस करता है। लेकिन यहाँ ये जानना होगा, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर के बाद ये हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है और सब आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। और मिलियन ईयर्स के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है सेंटर में, तारे के सेंटर में, और फ्यूजन फोर्स खत्म होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तब ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा हो जाता है और फ्यूजन का फोर्स कम हो जाता है। अब डिसबैलेंस हो जाता है। इस डिसबैलेंस की वजह से धीरे धीरे पूरा मास, तारे का पूरा मास सेंटर की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। और फाइनली एक ऐसा दिन आता है जब हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाती है, फ्यूजन फोर्स पूरी तरह खत्म हो जाता है, और ग्रेविटी की वजह से पूरे सतह का मास उसके सेंटर में जाके एकत्र हो जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, हजारों किलोमीटर का सतह का मास कुछ 4-5 किलोमीटर में जाके समा जाता है। तो उसकी आकार की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी को ब्लैक, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस पूरा लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, यहाँ पे हर स्टार मिलियन ईयर्स बिलियन ईयर्स बाद ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। जानने वाली बात यह है कि सारे स्टार ब्लैक होल नहीं बनते। जिन स्टार का मास सूर्य से बहुत ज्यादा नहीं होता या सूर्य के ऑलमोस्ट बराबर होता है, तो वो ब्लैक होल कोलैप्स कर जाते हैं, वो ब्लैक होल नहीं बनते। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे स्टार ब्लैक होल बन जाएं। हम यहाँ फाइनली देख सकते हैं कि जब फ्यूजन फोर्स टोटली खत्म हो जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से पूरे स्टार का मास उसके सेंटर के छोटे से पार्ट में समा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी हाई ग्रेविटी पैदा होगी। यही हाई ग्रेविटी आज ब्लैक होल है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है, आज से मिलियन ईयर्स बाद हो सकता है कि हमारा सूर्य भी कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाए। ब्लैक होल के सेंटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उससे लाइट भी बाहर नहीं आ पाती। उसके आसपास की सारी चीजें उसके अंदर समा जाती हैं। लेकिन जानने वाली बात यह है कि जब भी ब्लैक होल अपनी किसी चीज को अपनी ओर खींचता है तो वो तुरंत उसके अंदर नहीं चली जाती, बल्कि उसके अंदर जाने से पहले उसके चारों तरफ वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से एनर्जी पैदा होती है और लाइट पैदा होती है। इसी लाइट को इवेंट होराइजन कहते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ब्लैक होल के चारों तरफ एक चमकीला डिस्क बन गया है। ये वही डिस्क है, सतह है या डिस्क है, जिसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। कोई भी चीज जब तक इस इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं करती तब तक वो ब्लैक होल के अंदर नहीं जाएगी। जब तक कोई भी चीज इसके बाहर रहेगी, ब्लैक होल उसको नहीं खींच सकता। जैसे ही कोई चीज इसको क्रॉस कर जाती है, वो ब्लैक होल के अंदर अब तक की खोज से ये पता चला है कि हर एक गैलेक्सी में कम से कम एक ब्लैक होल होता है उसके सेंटर पे। किसी किसी गैलेक्सी में बहुत सारे ब्लैक होल भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि इसकी गैलेक्सी में कितने ज्यादा तारे हैं, या कह सकते हैं कितने ज्यादा तारे हैं जिनका मास हमारे सूर्य से हजारों गुना ज्यादा है। वो सारे इन द एंड ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि कई बार दो या दो से ज्यादा ब्लैक होल एक दूसरे से मिलकर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बना लेते हैं। हालांकि अभी तक हमें कोई इसकी पिक्चर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जैसे कि हमने पहला इमेज ले लिया है, उसी तरह फ्यूचर में शायद हम और ज्यादा डिस्कशन कर पाए ब्लैक होल के बारे में और ज्यादा से ज्यादा खोज कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे आप शेयर करना ना भूलें।
आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि आप जेलॉट्सो के नए-नए वीडियो सबसे पहले देख सकें।